नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वसुधैव आईएएस अकाडमी के इस खास प्रोग्राम फंडामेंटल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुल्तान समद। फ्रेंड्स, आज इस प्रोग्राम में प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान जनरल स्टडी या जीके के क्षेत्र में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। शायद ही कोई एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो यूपीएससी का, या बॉटम लेवल तक, या निचले पायदान की कोई परीक्षा हो कॉम्पिटिटिव, सभी एग्जाम में संविधान से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो जिस रूप में हो। इसीलिए आज मैं संविधान के बारे में इस फंडामेंटल एनालिसिस में चर्चा करने जा रहा हूँ। संविधान की जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो खासकर उस पर चर्चा होगी। जनरली मैंने जो देखा है, स्टूडेंट्स पूरा संविधान पढ़ डालते हैं, लेकिन प्रीएम्बल न तो पढ़ते हैं और न उसमें जो वर्ड्स इंक्लूड हैं उनको समझ पाते हैं। उन वर्ड्स के क्या माने हैं उनको अंत तक इस चीज़ को वो नहीं समझ पाते। मैंने भी ऐसा किया है, क्योंकि मैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने भी प्रीएम्बल को बहुत हल्के में लिया था और कुछ चीज़ें बाद तक नहीं समझ में आई जो अब समझ में आई हैं। इसीलिए मैंने आज प्रीएम्बल पर चर्चा करना चाहा। साथियों, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संविधान सभा नटसेल में मैं बता दूं कि संविधान क्या है। जनरली आप जानते होंगे, संविधान वह सर्वोच्च दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश की शासन प्रणाली, उसका ढांचा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के अधिकार एंड ड्यूटीज़, राइट्स एंड ड्यूटीज़, कानून बनाने की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। इसी कानूनी दस्तावेज को संविधान कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और जनरली दुनिया के जितने डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सबके पास अपना अपना संविधान है और उसी अकॉर्डिंग टू संविधान वहाँ की शासन व्यवस्था चलती है, संचालित की जाती है। अब देखते हैं कि प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल के बारे में हम जानकारी देंगे। व्हाट इज़ द प्रीएम्बल, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीएम्बल, नेचर ऑफ प्रीएम्बल, एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल, एस्पायरेंट डजंट नो, एस्पायरेंट्स डोंट रीड द सीरियसली। मैंने बताया कि इसको सीरियसली इन चीज़ों को नहीं लेते और इससे वो संविधान समझने में भी उनको कठिनाई होती है। अब देखते हैं कि प्रीएम्बल क्या है। व्हाट इज़ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इस भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, आर्किटेक्ट थे, उन्होंने भी, और जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्राइम मिनिस्टर देश के थे, इन लोगों ने कहा है कि प्रीएम्बल इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो आत्मा है और इट्स मिरर, लाइक ए मिरर, ये रिफ्लेक्ट करती है। जैसे आप शीशे में अपनी छवि देखते हैं, अपनी इमेज देखते हैं, पूरी इमेज दिखाई देती है, उसी तरह प्रीएम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की यानी संविधान की एक इमेज पेश करती है। उसमें जो चीज़ें निहित हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं संविधान इसी प्रीएम्बल के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को एक्सेप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसे निर्मित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। ये थी संविधान की ब्रीफ रूपरेखा। अब हम सीधे आते हैं प्रीएम्बल। व्हाट इज़ द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या है, पहले हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर इसका ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to its all citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation,
in our constitution in our constituent assembly this 26th day of the November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब इसका हिंदी में तर्जुमा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता और उन सब में बंधुत्व बढ़ाने के लिए जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित हो, अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, अपने को प्रस्तुत करते हैं, पेश करते हैं। साथियों, ये तो हमने जो प्रियम्बल की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने बताया, पूरी प्रियम्बल के बारे में बताया। अब हम देखते हैं कि ये प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। संविधान बनाया गया, लेकिन प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को लिखने का संविधान के पहले इसका उद्देश्य क्या था, इन एम्स ऑब्जेक्टिव पर हम बारी बारी विचार करते हैं। जैसा कि हमने बताया, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिरर विच रिफ्लेक्ट द इंटायर पिक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य की प्रकृति को ये एक्सप्लेन करता है। प्रियम्बल से ही पता चलता है कि किस तरह का नेचर है, वो सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इन चंद पंक्तियों में, प्रियम्बल की चंद पंक्तियों में निहित है और जिससे हम भारतीय संविधान की मूल प्रकृति को सही ढंग से समझ सकते हैं एट ए ग्लांस। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर हम बातचीत करेंगे। पहली है न्याय की स्थापना। पहली क्या, इस प्रियम्बल का जो एम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, न्याय की स्थापना, सामाजिक न्याय। इसमें न्याय की स्थापना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय है। हर व्यक्ति को अधिकार और अवसर देना। व्यक्ति की स्वतंत्रता से मतलब है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्ति को डर और दबाव से मुक्त करने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है समानता सुनिश्चित करना, कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, भेदभाव रहित समाज की स्थापना, बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देना, भाईचारा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, समाज में एकता और सद्भाव स्थापित करना, ये इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि इसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं, जिनको वर्ड बाय वर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे। ये बेहद इम्पॉर्टेंट है प्रियम्बल को समझने के लिए कि जो इसमें वर्ड्स है, जो एलिमेंट्स हैं, उसके रियल माने क्या हैं। इसको बहुत कम जो हमारे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, चाहे स्टूडेंट्स, इन पर बहुत कम फोकस करते हैं, इसीलिए वो लास्ट तक समझ नहीं पाते कि सॉवरेन क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, फ्रेटर्निटी क्या है, पैरिटी क्या है, समानता क्या है, सोशलिज्म क्या है। ये चीज़ें वो इसलिए नहीं समझ पाते कि इनको बहुत लाइट में लेते हैं, हल्के में लेते हैं। पहला जो मेजर एलिमेंट्स है, पहला तत्व है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये प्रियम्बल का पहला वर्ड्स है, भारत। नेक्स्ट वर्ड है सॉवरेन, थर्ड है सोशलिस्ट और फोर्थ है पंथ निरपेक्ष और थर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको यूँ समझा जा सकता है, ये आपका वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये है। इसी पर हम बारी बारी आपको बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका है जस्टिस। व्हाट इज अ जस्टिस? जस्टिस क्या है, लिबर्टी क्या है, इक्वलिटी क्या है, और फ्रेटर्निटी बंधुत्व, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। अब हम इसको वर्ड बाय वर्ड इस पर व्यापक रूप से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं कि जो प्रियम्बल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में जो एलिमेंट्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उनके क्या मतलब है। इनको समझना हर कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए एज वेल एज जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो
किसी रूप में हो, चाहे वो एडवोकेट्स हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों या फार्मर हों, किसान हों, सभी लोगों को, ये सभी लोगों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें जो वर्ड्स हैं उनके रियल मतलब क्या है, सही अर्थ क्या है। पहला है हम भारत के लोग। साथियों, जितनी एक्सरसाइज हम, चाहे संविधान बनाने की हो, चाहे गवर्नमेंट बनाने की हो, वो इस डेमोक्रेटिक सेटअप में सारा का सारा जनता के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग के लिए ही सारी एक्सरसाइज की जाती है। चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कंट्री हो, सारी चीज़ें उस देश के रहने वाले लोगों के लिए होती है। इसीलिए कहा गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जनता ही सर्वोच्च सत्ता है। इस भारतीय संविधान के मुताबिक जो जनता है वो सुप्रीम है और उसी के लिए सारी चीज़ें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड फॉर द पीपल, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है भारतीय राज्य का स्वरूप क्या है। अब इसको हमने दूसरा सॉवरेन, पहला वर्ड्स था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मैंने बताया कि सारी एक्सरसाइज वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए ही है, चाहे वो संविधान हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट हो, सारी चीज़ें, तो सारी शक्ति का स्रोत वी द पीपल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है सॉवरेंटी, जो पहला एलिमेंट्स है वो है सॉवरेन। सॉवरेंटी का मतलब होता है भारत आंतरिक और सर्वोच्च तथा बाह्य रूप से स्वतंत्र है, न इंटरनली किसी का प्रेशर है और न ही आउटसाइड का किसी तरह का प्रेशर है। हम पूरी तरह सॉवरेन है, संप्रभुता संपन्न है। इसी को संप्रभुता कहते हैं कि पूरी किसी पर कोई डिपेंडेंसी न हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। और जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह फ्री है, यही सॉवरेंटी है, संप्रभुता है। बिफोर 26 जनवरी 1925 यानी संविधान लागू होने के पहले भारत एक सॉवरेन कंट्री नहीं था, एक संप्रभु राज्य नहीं था, बल्कि ये डोमिनियन स्टेट था। डोमिनियन स्टेट के बारे में आप समझ लीजिए, तब आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। व्हाट इज़ द डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन का अर्थ होता है अर्ध स्वराज। अर्ध स्वराज यानी आधा राज्य जिसको मिलता हो, ऐसा देश जो आंतरिक रूप से तो स्वतंत्र हो लेकिन औपचारिक रूप से ब्रिटिश सम्राट को अपना राष्ट्राध्यक्ष मानता था, इसीलिए डोमिनियन स्टेट था। यानी जो एक्सटर्नल मामले थे वो पूरी तरह से भारत 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पहले इंडिपेंडेंट नहीं था। और जो यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष होते थे वो ब्रिटेन की महारानी होती थी, इसीलिए भारत को डोमिनियन स्टेट कहा जाता था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता तो जरूर मिली, लेकिन तुरंत भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक नहीं बन पाया था। उस समय यह एक डोमिनियन स्टेट था, यानी भारत एक स्वतंत्र देश था, परंतु ब्रिटेन की रानी या भारत का संवैधानिक प्रमुख थी, इसीलिए भारत को डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। अब देखते हैं कि भारत पूरी तरह सॉवरेन कब बना, पूरी तरह प्रभुता संपन्न कब बना। इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान लागू होता है तो उसी समय भारत एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में तब्दील होता है। क्योंकि ब्रिटिश क्राउन से सभी अधिकार और सभी संवैधानिक संबंध समाप्त हो जाते हैं और राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटेन की महारानी। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू द फोर्स जब वो लागू हुआ तो वहाँ का राष्ट्रपति पूर्ण रूप से भारत का राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया। इसी को कहते हैं सॉवरेंटी, कंप्लीट सॉवरेंटी या संप्रभुता संपन्नता। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड प्रियम्बल में है वो है सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना, ताकि गरीब अमीर के बीच किसी तरह की खाई न हो, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन मिल सके। यही हमारी सोशलिस्ट है या समाजवादी का अर्थ है प्रियम्बल का। सरल शब्दों में कहा जाए तो देश की संपत्ति और संसाधनों का उपयोग पूरे समाज के कल्याण के लिए हो, न कि कुछ लोगों के लिए हो। इसी को सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जहां गरीब अमीर सबके लिए जो देश का संसाधन है
जो रिसोर्सेज है वो सबके डेवलपमेंट विकास के लिए यूज हों, इसी को समाजवादी कहते हैं। भारत में समाजवाद का अर्थ है कि क्या है, जिसमें लोकतंत्र बना रहता है, निजी संपत्ति। जो भारत का समाजवाद कम्युनिस्ट समाजवाद से बिल्कुल अलग है। यहाँ समाजवाद का मतलब है कि भारत में एक डेमोक्रेसी बनी हो और निजी संपत्ति की अनुमति भी हो, डेमोक्रेसी भी हो, सोशलिज्म भी हो और निजी संपत्ति क्रय करने और उसको बनाने का भी अधिकार हो, लेकिन सरकार गरीब, अमीर और कमज़ोर वर्गों की रक्षा करती है। प्राइवेट व्यक्तियों को संपत्ति क्रय करने का अधिकार है, लेकिन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वह सबके बीच सभी वर्गों की रक्षा करे। यही हमारा सोशलिस्ट पैटर्न है गवर्नमेंट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में। अब इंडियन समाजवाद के मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक, जो इंडियन सोशलिज्म है वो पश्चिम के कम्युनलिज्म से टोटल डिफरेंट है, मैंने बताया। और इसके जो उद्देश्य हैं वो है आर्थिक असमानता को कम करना, सबको रोजगार और अवसर देना। नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए, मजदूरों और किसानों की सुरक्षा करना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना। ये हमारे इंडियन सोशलिज्म के एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। अब आप मुझे उम्मीद है कि सोशलिज्म इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप सोशलिज्म को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, जो पश्चिम के कम्युनलिज्म से बिल्कुल अलग है। अब नेक्स्ट है सेकुलर। ये भारतीय संविधान का इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जिसको लेके टाइम टू टाइम डिबेट होती है, इस पर बहस होती है, चर्चा का विषय बना रहता है सेकुलर, पंथ निरपेक्ष शब्द। इसका अब समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। जो धर्मनिरपेक्षता है संविधान की प्रस्तावना में, उसका क्या मतलब है? राज्य, इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता, बल्कि सभी धर्म, राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होते हैं, सभी धर्म की अपनी अपनी एक महत्व है और सबको हमारा देश कंसीडर करता है। भारतीय संविधान सेकुलर वर्ड 47th अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था। ये प्रियम्बल की जो जिस संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय सेकुलरिज्म शब्द इसमें नहीं था प्रियम्बल में, इसे बाद में जोड़ा गया है। और यह 42nd अमेंडमेंट 1976 में इस शब्द को जोड़ा गया है। इसी के साथ सोशलिस्ट वर्ड भी, जिस पर हम भी सेकुलर के पहले जो हमने बातचीत किया था सोशलिज्म पर, सोशलिज्म भी और सेकुलर शब्द, ये दोनों वर्ड्स 1976 में 22nd अमेंडमेंट में जोड़े गए थे। अब देखते हैं कि सेकुलरिज्म का, यानी सेकुलर शब्द का इंडियन कंटेक्स्ट में क्या अर्थ है। इसका मतलब है राज्य सभी धर्मों से समान दूरी और सम्मान बनाए रखेगा। एक तो सभी धर्मों से, स्टेट किसी का कोई अपना धर्म नहीं होगा, और जो स्टेट होगा, देश होगा, वो सभी धर्मों से समान दूरी, इक्वल डिस्टेंस बनाएगा और सम्मान, इसके धर्म के प्रति सम्मान भी बनाए रखेगा, दूरी भी बनाए रखेगा और सभी धर्मों के लिए सम्मान भी बनाए रखेगा। सरकार का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा। ये हमारे सेकुलर संविधान में जो सेकुलर शब्द है उसका अर्थ है। ये हर नागरिक को अपना धर्म मानने, अपनाने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। ये सेकुलर शब्द का अर्थ है। अब नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक प्रजातंत्र। अब इसको अब हम बातचीत करते हैं। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपुल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उसको कहते हैं कि जहां जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट है और स्टेट में असेंबली है। पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं और स्टेट असेंबलीज के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनको कहा जाता है एमएलए। इनको जनता चुनती है और यही लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं और इन्हीं एमपी, एमएलए, एमएलसी के द्वारा प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो जनता, यहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब सिर्फ हुआ कि जहाँ जनता सरकार चुनती है, जिस जनता को राइट होता है, वही लोकतांत्रिक प्रजातंत्र उसी को कहते हैं। और अब इसके देखते हैं कि हमारी जो भारतीय लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसका विशेषताएं क्या है।
हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार है। प्रजा लोकतंत्र की जो विशेषता है वो क्या है कि भारत के सभी वयस्क जो 18 साल के ऊपर हैं सबको मतदान करने का अधिकार है। और सरकार का चयन निष्पक्ष चुनाव द्वारा होता है। मैंने बताया कि जो सरकार चुनी जाती है वो एमपीज और एमएलए के माध्यम से गवर्नमेंट फार्म की जाती है। यही लोग अपना नेता चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं या मुख्यमंत्री चुनते हैं, और इनको जनता चुनती है। यानी सरकार का चयन निष्पक्ष चुनाव द्वारा होता है, न कि हेरिडेटरी। और जनता के प्रतिनिधि संसद और विधानसभाओं में बैठते हैं, जो एमपीज और एमएलएज पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, और ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, आप जानते होंगे। और ये सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की वो टुवर्ड्स पीपल। संविधान सर्वोच्च होता है, कोई व्यक्ति नहीं। ये डेमोक्रेटिक की क्वालिटीज़ हैं, विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक किसको कहते हैं? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी। जिस देश में, जिस स्टेट में जो मुखिया होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, वो चुनाव, उसका चयन चुनाव द्वारा होता है, न कि हेरिडेटरी, अनुवांशिक रूप से नहीं। जैसे भारतीय संदर्भ में राष्ट्रपति का चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल, विधानसभा और विधानसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य, ये चारों मिलकर चुनाव करते हैं। इसीलिए भारत एक रिपब्लिक है, चूँकि यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता। यहाँ कोई राजा या रानी नहीं होती, सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं। इसलिए भारत को एक गणराज्य कहा गया है, रिपब्लिक कहा गया है, जहाँ राष्ट्राध्यक्ष भी जनता द्वारा डायरेक्ट न चुनकर इनडायरेक्ट में चुना जाता है। इसी को रिपब्लिक कहते हैं, गणराज्य कहते हैं। और भारत 26 जनवरी 1950 को सॉवरेन भी बना था और एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। जब ब्रिटेन की महारानी से सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हटाकर भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया था, तब भारत एक सॉवरेन और रिपब्लिक के रूप में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है जस्टिस। अब देखते हैं प्रियम्बल में जस्टिस का क्या मतलब है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीन शब्द प्रियम्बल में मिलते हैं। यानी पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों क्षेत्रों में न्याय की बात कही गई है। अब देखते हैं कि सोशल जस्टिस क्या है, व्हाट इज अ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब है कि जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये सोशल जस्टिस है कि किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव न हो, ये सोशल जस्टिस है। तथा कमज़ोर और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा करना, सभी को सम्मान देना, ये इसी को सोशल जस्टिस कहते हैं। अब नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस या आर्थिक न्याय किसको कहते हैं? धन और संसाधनों का समान वितरण। यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति द्वारा सारी संपत्ति क्रय कर ली जाए, या जो रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट रिसोर्सेज, उस पर सिर्फ धनाढ़ या रिच पर्सन्स का ही कब्जा हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर सभी लोगों का कब्जा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। समान अवसर सभी रिसोर्सेज पर है, सभी लोगों के लिए। गरीबी और शोषण का अंत, न्यूनतम मजदूरी, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज डिसाइड करना, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है। और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। इकोनॉमिक जस्टिस में सभी लोगों के, राज्य का ये धर्म है कि अपने समस्त नागरिकों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए, उनको नौकरी दे, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करे, बेरोजगारी को हटाए। और इसका उद्देश्य जो है आर्थिक असमानता को कम करना। जो दूरी है गरीब और अमीर की, उस डिस्टेंस को, उस खाई को कम करना, ये है इकोनॉमिक जस्टिस। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। राजनीतिक न्याय क्या है? सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार। क्या है पॉलिटिकल राइट्स? क्या है हमारे पॉलिटिकल जस्टिस? क्या है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि सभी जो वयस्क हैं 18 साल के ऊपर, सबको मतदान, वोट देने का अधिकार हो। और तीसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार हो। पॉलिटिकल जस्टिस में न सिर्फ वोट देने का ही अधिकार सम्मिलित है, बल्कि हर व्यक्ति को, चाहे वो जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी करता है, योग्यता पूरी करता है, तो किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। चाहे वो
आपका प्रेसिडेंट पद हो, वाइस प्रेसिडेंट का पद हो, या एमपी, एमएलए, विधान के पद हो, या कोई भी पद हो जिसके लिए चुनाव होता हो, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। सरकार में भागीदारी का अधिकार, और सरकार में इक्वली, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, सरकार में भागीदार हो सकता है। राजनीतिक न्याय की समानता ही पॉलिटिकल जस्टिस का उद्देश्य है। अब नेक्स्ट है लिबर्टी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, और इसको बहुत अच्छी तरह से प्रियम्बल में, अब भारतीय संविधान में इसको डिफाइन किया गया। व्हाट इज़ लिबर्टी? स्वतंत्रता क्या है? हम लिबर्टी की बात सुनते होंगे। पहले फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी सोचने विचारने की शक्ति, विचार करने की शक्ति। एक्सप्रेशन, अपने विचार को व्यक्त करने की शक्ति, यानी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट का मतलब है कि हम स्वतंत्र रूप से किसी भी चीज़ पर, किसी भी टॉपिक पर विचार कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। ये हमें लिबर्टी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन, जो हमारे दिमाग में, जो हम सोच विचार करते हैं, वो हमारे दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, हम उनको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी दबाव के हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिलीव, विश्वास और धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता। आप चाहे किसी भी चीज़ को में बिलीव करते हो, किसी भी सत्ता में बिलीव करते हो, किसी भी धर्म को मानते हो और किसी की उपासना करते हो, या आप पूरी तरफ से स्वतंत्र हैं। यानी आप किसी सत्ता पर विचार कर सकते हैं, कोई किसी चीज़ पर विश्वास कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर धर्म को मान सकते हैं, या उस अकॉर्डिंगली आप उसकी पूजा पद्धति, उपासना कर सकते हैं। ये आपको लिबर्टी मिली हुई है। ये पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी पंथ को मान सकते हैं, किसी भी विश्वास को, और किसी की भी उपासना कर सकते हैं। इसके लिए हर नागरिक पूरी तरह से लिबरल है, और वो उसको ये पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। अब इन प्रियम्बल 5 टाइप ऑफ लिबर्टी, ये और इसको हम डिटेल से विस्तार पूर्वक आपको बता दें कि लिबर्टी को 5 प्रकार से डिफाइन किया गया है। 5 प्रकार की लिबर्टी है। पहली थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, ये वर्शिप, पूजा आप कर सकते हैं। फेथ की आस्था, यानी किसी चीज़ में आपकी आस्था है, वो आप मान सकते हैं। बिलीव, ये आपको मैंने पूरी तरह से पहले ही बता दिया था। अब नेक्स्ट है इक्वलिटी, वो थी लिबर्टी। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है प्रियम्बल का, वह है समता, यानी बराबरी। किस तरह की समता? हर नागरिक को कानून के समक्ष और अवसरों की समानता का अधिकार है, यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ द लॉ। ये आर्टिकल 14-15 में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नज़र में हर नागरिक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब सारे के सारे कानून की नज़र में बराबर हैं। सबका इक्वल स्टेटस है, प्रतिष्ठा की समानता और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। शिक्षा, नौकरी, पद एवं अवसरों में समान अधिकार और सभी को मिलेगा, यानी जो भी सरकारी पद हैं, सरकारी नौकरियां हैं, सबके लिए पूर्ण रूप से ओपन है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। यह है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्रैटर्निटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बंधुता। फ्रैटर्निटी, बंधुता या भाईचारा, ये संविधान की मूल प्रस्तावना में है। इसका मतलब है, फ्रैटर्निटी का मतलब है बंधुत्व, सभी नागरिकों के बीच भाईचारा, आपसी सम्मान और एकता की भावना को बढ़ावा देना। यानी जो फ्रैटर्निटी है, ये भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है, जिसका मतलब होता है कि देश के नागरिकों में राज्य प्रयास करेगा कि उनके बीच भाईचारा बना रहे, उनके बीच आपसी सम्मान बना रहे और एकता की भावना सभी नागरिकों में बनी रहे। ये इट विल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट। ये फ्रैटर्निटी का मतलब है। फ्रैटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ये फ्रैटर्निटी कंट्री की, यानी स्टेट की यूनिटी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रैटर्निटी, यानी फ्रैटर्निटी के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला है, फ्रैटर्निटी के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी हर व्यक्ति का सम्मान, कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी बराबर हैं। मानव अधिकारों की रक्षा, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शंस। नेक्स्ट है राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
ये आप फ्रेटर्निटी के जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, क्षेत्र, भाषा, धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना। यानी फ्रेटर्निटी का मतलब है कि जात, भाषा, धर्म, ऊंच नीच, गरीब अमीर की भावना से उठकर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना और देश में आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारा बनाए रखना, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेटर्निटी है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है प्रिएम्बल्स का, वो है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखना। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स का अर्थ है हर व्यक्ति को सम्मान, बराबरी और मानवता के साथ जीने का अधिकार। यानी हर व्यक्ति के जीवन का सेम मूल्य है, सेम वैल्यू है और उसको सम्मान और डिग्निटी के साथ, मानवतापूर्ण जीने के साथ, उसका मानवता के साथ जीने का उसका अधिकार है, ये उसकी डिग्निटी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति केवल नागरिक ही नहीं बल्कि एक सम्मानीय रिस्पेक्टेबल इंसान है जिसकी पहचान, आत्मसम्मान और अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। दिस इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट। डिग्निटी का महत्व है कि सब, हर आदमी की गरिमा बराबर है। भारतीय संसद में गरिमा का अर्थ, भारतीय संदर्भ में व्यक्ति की गरिमा का क्या अर्थ है, इसको जान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति, भारतीय संदर्भ में कोई भी व्यक्ति जन्म, जाति, धर्म, लिंग या धन के कारण अपमानित न हो, कि कोई गरीब है या गरीब परिवार में पैदा है या नीच कुल में पैदा है या छोटी जात में पैदा है या स्त्री है या पुरुष है, इस बात पर किसी के साथ किसी के गरिमा को अपमानित नहीं किया जाएगा। हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। किसी के साथ शोषण, अपमान या अन्याय न हो। कानून सभी की गरिमा की रक्षा करे। दिस इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी एंड प्रेस्टीज ऑफ एवरी सिटीजन्स। ये है डिग्निटी का अर्थ। अब नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी का क्या मतलब है। प्रिएम्बल में, भारतीय संविधान में एकता और अखंडता का, स्ट्रेंथिंग द नेशनल यूनिटी, यानी एकता और अखंडता का मतलब है कि देश ऐसा प्रयास करेगा, ऐसी कोशिश करेगा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे। भारत को एक संगठित, अविभाज्य और मजबूत राष्ट्र बनाए रखना, वो यूनाइट हो, संगठित हो, अनडिवाइड हो और एक स्ट्रांग राष्ट्र को बनाए रखना जहां सभी लोग मिलकर एक देश के रूप में रह रहे हों। ये यूनिटी और इंटीग्रिटी का मतलब है कि राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि किसी भी तरह से राज्य स्टेट कमज़ोर न हो, उसकी एकता और अखंडता बनी रहे। अब यूनिटी का अर्थ है सभी नागरिकों का एक साथ जुड़े रहना। यूनिटी का क्या मतलब है, सभी नागरिकों का, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एक साथ जुड़े रहना, यानी एक साथ मिलके रहना। भारतीय भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र के बावजूद सब अपने आप को पहले भारतीय माने, आपसी सहयोग करें और भाईचारा हो। यही भावनात्मक और सामाजिक स्थिति ही एकता है। यानी देश और अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से, अपने मजहब से, अपने जाति से, अपने धर्म से, अपने संप्रदाय से उठकर पूरी राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोए रखना, एक सूत्र में बांधे रखना, यही यूनिटी है। यानी पहले राष्ट्र हित, उसके बाद अपना हित, ये यूनिटी का मतलब है। और इंटेग्रिटी का मतलब है देश का भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अविभाज्य होना। यानी जो देश की सीमाएं हैं, जो देश की लिमिट्स हैं, वो अखंड रहनी चाहिए, इंटैक्ट रहनी चाहिए। किसी भी तरह से देश का कोई हिस्सा अलग न होने पाए, राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहें और अलगाववाद और विघटनकारी शक्तियों से रक्षा, यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना, ये हमारा परम दायित्व है, हर नागरिक का, हर स्टेट का। ये है इंटेग्रिटी का मतलब। अब साथियों, ये मैंने अभी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रिएम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रिएम्बल है उसके बारे में दिया। उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसमें जो वर्ड्स हैं, सॉवरेंटी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सोशलिज्म है, लिबर्टी है और न्याय की स्वतंत्रता है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी, इंटेग्रिटी है। ये जो सब थे, वर्ड्स थे, इनका मैंने विस्तार पूर्वक इनको एक्सप्लेन किया, इनका अर्थ बताया। अब जो
1950 से एक जो ज्वलंत क्वेश्चन है जो 1950 से उठता रहा है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि 1950 में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है और उस समय किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, लेकिन 1960 के आसपास एक विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद ये था कि क्या प्रियम्बल को संविधान का अभिन्न अंग माना जाए या उसका हिस्सा माना जाए कि नहीं। इस पर पहली बार बेरूबारी केस एक दो क्वेश्चन उठकर आए कि ये इट्स अमेंडेबल, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, प्रस्तावना भारतीय संविधान का पार्ट है, अंग है कि नहीं। और दूसरा है इट इज़ अमेंडेबल और नॉट, इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं। ये दो क्वेश्चन 1960 के आसपास क्रिएट हुए और ये समस्या उस समय पार्लियामेंट और जुडिशरी के समक्ष आई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के 1960 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्रियम्बल यानी संविधान का हिस्सा नहीं है, प्रियम्बल यानी प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह संविधान की व्याख्या करने में सहायक है और एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और इसलिए उस समय यह माना गया कि प्रियम्बल में संशोधन संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है तो उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। ये बेरूबारी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 1960 में ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि संविधान का हिस्सा नहीं है। अब बेरूबारी केस क्या था, इसके बारे में हम आपको बता दें कि बेरूबारी पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था जिसे 1958 में नेहरू और नून एग्रीमेंट के तहत इस बेरूबारी क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया जाना था। और उस समय ये विवाद उत्पन्न हुआ पार्लियामेंट में देश में कि क्या सरकार किसी पार्ट को, देश के किसी भाग को या पार्लियामेंट या सरकार दूसरे देश को दे सकती है। तो उसी मामले में चूँकि ये सॉवरेंटी से जुड़ा हुआ था, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी से जुड़ा हुआ था, तो उसी समय ये मामला आया था और बेरूबारी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण केस आता है दूसरा महत्वपूर्ण केस इस मामले में होता है भारत, आप सुने होंगे केशवानंद भारती वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट 1973 का। इस ऐतिहासिक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है और संसद को संविधान संशोधन की शक्ति है। यानी बेरूबारी केस में जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया, ये इस जजमेंट दिया कि प्रियम्बल संविधान का अंग है, पार्ट है और संसद इस सॉवरेन, अगर संसद चाहे तो इसमें संशोधन कर सकती है, बस कुछ कंडीशन, कुछ निश्चित शर्तों के साथ। शर्तें ये थी कि संसद प्रियम्बल में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर को, प्रियम्बल के बेसिक यानी मौलिक ढांचे को बनाए रखेगी। यानी संशोधन उसी लिमिट तक पार्लियामेंट कर सकती है प्रियम्बल में जिस लिमिट तक प्रियम्बल का मूल ढांचा बना रहे, और इस तरह से आंशिक रूप से पार्लियामेंट प्रियम्बल में संशोधन कर सकती है। और उसी का नतीजा था कि 1976 में 42nd अमेंडमेंट संसद द्वारा पारित किया गया और इसमें, इस अमेंडमेंट में धारा 398 जोड़ी गई। इसके मुताबिक संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है, यानी संसद की संविधान या प्रियम्बल की जो अमेंडमेंट पावर है वो असीमित है, उस पर किसी तरह का रोक नहीं है और कोई भी संशोधन अदालत में चुनौती नहीं दिया जा सकती। यानी किसी भी संशोधन के अगेंस्ट
किसी भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, इसकी शक्ति असीमित है। ये इस केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में ये आदेश पारित किया। केशवानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 42nd अमेंडमेंट 1976 में इस तरह के 2 आदेश पारित किया। 2 अमेंडमेंट किए गए संविधान में। पहला था कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमित है और इस संशोधन अमेंडमेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी निर्णय के बाद संसद ने प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, जिसको लेकर आज विवाद होता है कि ये बाद में जोड़ा गया। इसी 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये 3 शब्द प्रियम्बल में ऐड किए गए थे और इस तरह इस अमेंडमेंट से क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट प्रियम्बल में अमेंड आंशिक पार्टली संशोधित कर सकती है, बट उसका मूल ढांचा बना रहे। अब नेक्स्ट केस इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है मिनर्वा केस मिल, मिनर्वा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में। इसमें जो 42nd अमेंडमेंट 1976 में संसद ने पारित किया था, उसके उस भाग को कुछ पोर्शंस को जिसमें यह था कि संसद की शक्ति, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति या प्रियम्बल में संशोधित अमेंड करने की शक्ति असीमित है और उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इस पोर्शन को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स के बाद में रिजेक्ट कर दिया, यानी जो धारा 398 सेक्शन 398 ऐड किया गया था, इसको नल एंड वाइड कर दिया। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि संविधान की मूल संरचना को में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत केशवानंद भारती बाद में दिया गया था, मिनर्वा मिल्स बाद में भी बेसिक स्ट्रक्चर को इंटैक्ट बनाए रखा गया और संसद की जो असीमित संशोधन की शक्ति थी उसको और किसी कोर्ट में संशोधन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस पोर्शन को मिनर्वा मिल्स बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, यानी नल एंड वाइड कर दिया गया। अब देखते हैं कि आपके मन में क्यूरियासिटी आती होगी कि व्हाट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर। जो केशवानंद भारती के केस में 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, उसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स बताए गए हैं कि कौन कौन सा भाग संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, उस पर भी एट ए ग्लेंस। इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर का अलग से क्लास लेंगे तो और विस्तार से बताएंगे, बट बेसिक स्ट्रक्चर मोटा मोटी आप समझ लीजिए जो केशवानंद भारती केस में डिसाइड किया गया था। पहला है सॉवरेंटी, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स और संविधान की मूल भावना। ये एलिमेंट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, इनको किसी भी सूरत में अमेंड नहीं किया जा सकता। इसलिए आजकल जो सेकुलरिज्म को लेके डिस्प्यूट चलता है, उसको ये समझ लेना चाहिए कि सेकुलरिज्म वर्ड को किसी भी हाल में एज पर लॉ इसको रिमूव नहीं किया जा सकता और न ही सॉवरेंट सोशलिज्म शब्द को भी हटाया जा सकता है। अब नेक्स्ट है एक और महत्वपूर्ण केस है आर.एस. बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एस.आर. बोमई 1994 में एस.आर. बोमई का केस भी इसी प्रियम्बल या अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट की जो संशोधन प्रक्रिया है उसके बारे में एक महत्वपूर्ण 9th जजों का ये संविधान पीठ थी। एस.आर. बोमई उसके अध्यक्ष थे और इसमें कोर्ट ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल संरचना है, यानी सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कोई भी सरकार या संशोधन, चाहे गवर्नमेंट हो या कोई अमेंडमेंट हो, बिल हो, इसको हटा नहीं सकती, इसको नष्ट नहीं कर सकती, यानी सेकुलरिज्म को किसी भी हाल में हटाया नहीं जा सकता। इस तरह एस.आर. बोमई के केस में भी मिनर्वा मिल्स की तरह जो केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, वो इंटैक्ट रहा। इस तरह केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड एस.आर. बोमई बनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तीनों में बेसिक स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा गया है
और बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट किसी भी तरह से रिमूव नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती। और जो प्रियम्बल में जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने बताया, वो किसी भी हाल में प्रियम्बल में भी अमेंड नहीं किया जा सकता। साथियों, इस तरह हमने विस्तार से प्रियम्बल के बारे में आपको जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। साथियों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। निष्कर्ष के रूप में मैं कह सकता हूँ कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, आत्मा है, और इसमें जो वर्ड्स निहित हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान की मूल भावना है, पार्लियामेंट उसमें अमेंड नहीं कर सकती। अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, बट एक सीमित वे में, एक आंशिक रूप में कर सकती है, और उसी सीमा तक कर सकती है जब जिस सीमा तक प्रियम्बल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बना रहे, उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। थैंक यू। वसुधैव IAS अकाडमी, सुल्तान समद। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो, तो इसे ज़रूर फॉरवर्ड, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।